सोर्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी ये करवा दिया था मैंने इससे पहले, कहाँ थे? हाँ, अपॉर्चुनिटी सीकिंग, सीकिंग और स्क्रीनिंग, अपॉर्चुनिटी वगैरह सीकिंग वगैरह करवा दिया था ना, अपॉर्चुनिटी सीकिंग, अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग एंड अपॉर्चुनिटी सीजिंग, ठीक है। सोर्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? सोर्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखिए, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए बहुत ज्यादा आइडिया से मिलेगा, आइडिया जनरेशन से, इसलिए अगर एग्जाम में सिर्फ आइडिया जनरेशन वाले पॉइंट्स आ दो तो उसी को लिख लेना, क्लियर है ना? यू डोंट नीड टू थिंक सो मच, और ऐसे बात भी एंटरप्रेन्योर्स में तो कंसेप्ट्स बस पता होने चाहिए। So what are the what are the various sources of opportunity? Sources of opportunity क्या है? यानी कि बेसिकली कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्या सोर्सेस हैं, किस तरीके से आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो इंटरनल में आपको इनोवेशन और आपकी क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा रीजन है कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। फर्स्ट इज इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, दिस इज द इंटरनल फैक्टर। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इंटरनल फैक्टर में लिखिए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब बुक वाला भी मैं बता दूंगी, दोनों बता दूंगी, ठीक है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एक्सटर्नल में आपके हो सकते हैं मैक्रो मार्केट वगैरह होगा, मैक्रो माइक्रो मार्केट हो गया, फिर आपके मैक्रो माइक्रो मार्केट एनालिसिस आपका एक्सटर्नल में होगा, इंटरनल में आपका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और इसके ऊपर लिख लेना जो एक टॉपिक का नाम लिख लेना जो मैंने ये इंट है। तो जो मैंने अभी आपको परसेप्शन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी का जो बताया था ना कि किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी के स्टेजेस मैंने बताया था, उसी का ये इंटरनल एक्सटर्नल जो है ना एनवायरमेंट जो है बेसिकली इसको उसमें डाल दो अपॉर्चुनिटी सीकिंग में, यानी कहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है, सोर्स फिलहाल। अब सेकंड लिखिए अपॉर्चुनिटी, एक मिनट, अपॉर्चुनिटी सीकिंग। अपॉर्चुनिटी सीकिंग में और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंटल सोर्सेस मैंने बता ही दिया शायद, माइक्रो मैक्रो, इसमें आप और भी लिख सकते हो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड परसेप्शंस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड परसेप्शन, opportunities from the unexpected event, consumer preferences and perceptions, consumer preferences and perception, consumer preferences and perception, ये सारा मैं अपॉर्चुनिटी सीकिंग में बता रही हूँ, ठीक है। सारा सीक मतलब कहाँ से मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी जो चीज अनसर्टेन हो, जिसके बारे में आपने डिसाइड नहीं किया हो और वो हो जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत एक्सीडेंटल भी हो सकता है ये, और ये कुछ पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में दोनों में हो सकता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट। लाइक एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी ऑफिस में, मतलब ऐसा हो ना, बट अगर मान लीजिए ऑफिस में कभी आग लग गया और वहां पर देखा कि अरे आग लगा, तो लाइक एक प्रॉपर जो आपका फायर ब्रिगेड है ये सब टाइम पे आ नहीं रहा, लेकिन आपको ये पता लगा कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट के थ्रू आप बेसिकली आग को बुझा सकते हो। तो लाइक समथिंग विल गेट आइडिया फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच वी आर नॉट डिस्क्राइब्ड इट अर्लियर, जिसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं था और ऐसा कुछ हुआ, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट लिखिए new knowledge, new knowledge, new knowledge regarding to anything, market, product, anything, new knowledge, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, इंडस्ट्री मार्केट सोर्सेस, इंडस्ट्री एंड मार्केट सोर्सेस, इंडस्ट्री एंड मार्केट सोर्सेस हो गया आपका, न्यू नॉलेज हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। और बाकी एक चीज तो सबको पता है, दैट इज टैलेंट,
skill, exposure, hobbies, talent, hobbies, interest, skill and exposure. Talent, hobbies, interest, skill and exposures. ये सारे बेसिकली क्या हुए, ये सारे सोर्सेज या फिर बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी को सीक करने के सारे सोर्सेज, यानी आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ से मिल सकता है. क्लियर है. नेक्स्ट इज को यहाँ से आपने सीख कर लिया यानी ले लिया. ठीक है, यहाँ से आप किसी भी सोर्स से आप अपना ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो एंड उसके बाद उसको स्क्रीन करोगे. यानी फिर आप या तो फिर 2-3 को आप चूज कर लो. क्लियर है ना, आपको 2-3 जगह से बिजनेस का एक आइडिया आया और ऊपर से उसके बाद आपने इसको स्क्रीन कर लिया कि विच वन इज द बेटर वन. एंड उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद फाइनली आप उसको बिल्कुल सीज कर लोगे, यानी उसको एक तरीके से कंक्वायर कर लोगे, ग्रैब कर लोगे फाइनल. ये फिर आप उसके बाद यू विल स्टार्ट योर वेंचर एंड यू कैन सेट योर वेंचर अकॉर्डिंग टू दैट. तो ये सारी चीज, और ये कुछ तो नए जब हम कोई एंटरप्रेन्योर या कुछ नया वेंचर जब हम स्टार्ट करते हो तो कई बार उसके लिए होता है, और कई बार आप मॉडिफिकेशन का भी हमेशा आप काम करते हो तो उसके लिए भी यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, राइट. या फिर कुछ आप आइडिया लेते हो और उसको फिर उसके अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से चेंज करते हो, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दैट. सर्च फॉर बिजनेस आइडिया में आपका जो बुक, जो आपके बुक में गिवन है उस हिसाब से मैं थोड़ा बता देती हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट बताए गए. पहला है कि ग्रोइंग मार्केट, यानी मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है. ठीक है. और दूसरा है आपका ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जितना पैसा लगाया उस हिसाब से आपको कितना रिटर्न आ रहा है. तो ये आपके बुक में जो गिवन है मैं उस हिसाब से समझा रही हूँ आपको. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है अगर बिजनेस के टर्म में, जहां से आपको कुछ पैसा रिटर्न में आए, जहां पर अपनी पोटेंशियल को बेसिकली यूज कर सको, यूटिलाइजेशन कर सको, कुछ नया कंट्री के लिए स्टार्ट कर सको. अपॉर्चुनिटी यानी कुछ कॉमर्शियल बेनिफिट ले सको, कॉमर्शियल पर्पस के. ठीक है, कुछ पैसे से बेनिफिट हो, कुछ रिकॉग्निशन से बेनिफिट हो, वो तो ठीक है. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको बेसिकली कोई फायदा मिल रहा है, कोई मौका मिल रहा है. क्लियर है. अब उस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली हम 3 तरीके से ग्रैब, फिर अपॉर्चुनिटी से पहले आता है एंटरप्रेन्योर के परसेप्शन, यानी आपका माइंडसेट क्या, आपका नॉलेज क्या है, प्रायर नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है. ठीक है, आपने कितना मार्केट एक्सप्लोर कर रखा है, ये सारा कुछ आएगा आपके एम्प्लॉय के परसेप्शन पे. माइंडसेट यानी परसेप्शन क्या है पर्सन का, यानी एंटरप्रेन्योर जो बनने वाला है उसका परसेप्शन क्या है, उसका माइंडसेट क्या है. ठीक है, उसने अपने माइंड में क्या चीज को बैठा रखा है. जैसे हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ माइंडसेट सेट होता है. प्रोडक्ट के बारे में भी मैं अगर पूछूंगी तो आप लोग सबका अलग अलग एक प्रोडक्ट के लिए परसेप्शन होगा, तो दैट डिफर्स. ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा. और उसके बाद फिर उन सब चीज को आप यूज करोगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करोगे, कैसे लोगे? सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी के सोर्सेस को ढूंढोगे, यानी सीख करोगे. उसके बाद जो भी सोर्सेस है उसमें से बेस्ट को स्क्रीन करोगे, यानी स्क्रीनिंग का काम करोगे. और फाइनली जो है वो आप क्या करोगे, उसमें से कोई एक आइडिया को आप ग्रैब कर लोगे, सीज कर लोगे. सीजिंग सबको पता है ना, कब्जे में कर लेना जिसको बोलते हैं, सीज कर देना, बंद कर देना. वो सीजिंग तो एक वो भी होता है कि बंद. यहाँ सीजिंग का मतलब है बेसिकली फाइनली आप एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे. ठीक है, एंड उसके बाद अपने उस अपॉर्चुनिटी और उस आइडियाज को यूटिलाइज करोगे नया वेंचर स्टार्ट करने में या ऑलरेडी सेटअप वेंचर को मॉडिफाई करने में. तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताया था. अब आपके बुक के हिसाब से बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो 2 तरीके से बेसिकली मिल सकती है. उसके 2 इंग्रेडिएंट है. सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ग्रोइंग मार्केट, यानी मार्केट जो आए दिन इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड है ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ऑप्टिमम रिटर्न हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, और इवैल्यूएशन का, यानी बेसिकली अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसके पास कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं. ठीक है, और उसको वो वेरियस सोर्सेस उसके पास प्रोजेक्ट के आइडियाज आए हैं या फिर बेसिकली बिजनेस आइडिया आया है, तो उसको वो क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा. तो मैंने आप लोगों को जो बेसिकली चीजें बताई थी वो बताई थी अपॉर्चुनिटी सीकिंग में, यानी आइडिया जनरेट कहाँ से हो रहा है. तो जो मैंने आइडिया जनरेशन के पॉइंट्स लिखा है ना, सोर्सेस ऑफ आइडियाज, अगर ऐसा आता है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज, तो वो सारे पॉइंट जितने भी मैंने करवाए वो लिख देना. अगर याद नहीं आया और फिर क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर,
तब उसमें आप वो सारे पॉइंट्स लिखना जो मैंने अपॉर्चुनिटी में करा है। और अगर आइडियाज भूल गए, बिजनेस आइडियाज भूल गए, तो अपॉर्चुनिटी के कुछ पॉइंट डाल देना, अपॉर्चुनिटी के पॉइंट भूल गए तो बिजनेस के आइडियाज के कुछ पॉइंट डाल देना। ठीक है, तो बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे हॉबीज हो गया, टैलेंट हो गया, ये सारी चीजें। तो बेसिकली कौन कौन से क्राइटेरिया से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर सकते हो, जो स्क्रीनिंग बताया था ना मैंने कि अपॉर्चुनिटी को आप स्क्रीन कैसे कर सकते हो, स्क्रीनिंग का काम। तो यहाँ पर उस स्क्रीनिंग के लिए आपके बुक के पॉइंट्स बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होगा इवेल्युएशन का, सीकिंग तो हो गया, वेल मैच्ड विद द प्रोमोटर, यानी एंटरप्रेन्योर जो है वो इंश्योर करेगा कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है, यानी जो प्रोजेक्ट उनके पास है, वो उसके अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ मैच करता हो। यानी कि जितना उनके पास पैसा है उसके हिसाब से वो बिजनेस सूटेबल हो। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, एग्जाम्पल के लिए, मैं एक प्रोमोटर मैं ही होंगी, मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मैं कभी भी वैसा कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकती जिसमें बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट का डिमांड हो। यानी मैं कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकती, मैं कोई फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास एज सच रिसोर्स नहीं है, या तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा मेरे पास, या फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा। तो मेरे पास जितना अवेलेबल रिसोर्स है उसके हिसाब से मैं यूटिलाइजेशन उस आइडिया के साथ कर सकती हूँ उस रिसोर्स को। अगर नहीं कर पाऊंगी तो ऑब्वियसली आई कैन लीव दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड आई विल मूव टुवर्ड द अनदर प्रोजेक्ट। यानी मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने सीख करके पाया है, यानी मुझे जहां आइडिया से मुझे मिले हैं, उनमें से जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको एक एक करके मैं इवेल्युएट करना शुरू करूंगी, यानी स्क्रीनिंग करना शुरू करूंगी। तो पहला तो मैं इसको ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स के हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट को एनालाइज करूंगी कि मेरे पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से मैं ये बिजनेस शुरू कर सकती हूँ या नहीं। जैसे अगर मान लो मुझे ज्वेलरी का शॉप ओपन करना है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन करना है, तो मिनिमम आई नीड 25-30 लाख एंड आई हैव ओनली 5 to 10 लाख, तो आई कांट एबल टू स्टार्ट। मे बी इन अ स्मॉल टर्म मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, बट वो भी बहुत इंपॉसिबल है। क्लियर है? तो लाइक आपकी बिजनेस की सुटेबिलिटी आपके अवेलेबल रिसोर्स के साथ मैच कर रही है नहीं, पहला प्रोजेक्ट को आपने इस हिसाब से एनालाइज किया। दूसरा आप किस तरीके से एनालाइज करोगे, फर्स्ट तो हो गया वेल मैच्ड विद द प्रोमोटर, लेकिन यहां पर होना चाहिए था वेल मैच्ड विद द प्रोमोटर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वेल मैच्ड विद द प्रोमोटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, promoters availability of their resources, या लिख सकते हैं वेल मैच विद द प्रोमोटर हैव देयर रिसोर्सेज, यानी उनके पास जो रिसोर्सेज है उस हिसाब से आप वेल मैच कीजिएगा किसको, प्रोजेक्ट को। सेकेंड इज फेवरेबल एंड ग्रोइंग मार्केट। फेवरेबल एंड ग्रोइंग मार्केट के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि जो मैंने प्रोजेक्ट को चूज किया है वो क्या फेवरेबल है, या फिर वो एक पॉजिटिव टर्म में देखूं तो मैं, तो क्या वो मुझे फाइनली रिजल्ट देगा, यानी मेरा जो आजकल का जो ट्रेंड है उसके साथ वो मैच कर रहा है। ठीक है, और मैं मार्केट में एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल डिमांड को देखूंगी, यानी कंज्यूमर्स जो है वो कितना बेसिकली किस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में किस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है। ठीक है, और पोटेंशियल डिमांड का मतलब क्या होता है, जिस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोग पैसा भी देने के लिए विलिंग कर रहे हो और रेडी हो, तो दैट इज पोटेंशियल डिमांड। तो पोटेंशियल डिमांड है मार्केट में, कंजप्शन का ट्रेंड, नेचर ऑफ कंपटीशन के साथ मैं उस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करूंगी कि जो मैं प्रोजेक्ट चूज कर रही हूँ ये सब टर्म के साथ कैसा सिचुएशन है। यानी ये इवेल्युएशन की क्राइटेरिया है, सबसे पहले कि वेल मैच विद द प्रोमोटर रिसोर्सेज, and then I will just compare all the projects according to the favorable and growing market, यानी which project is suitable when the market have मतलब competition कैसा है मार्केट में, substitutes टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, सेल्स एफर्ट्स में, सबके साथ में उसको एक बार मैच करूंगी। उसके बाद जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसीज वगैरह चेक करूंगी मैं, जिसमें मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे कि लाइक बिजनेस को स्टार्ट करने में गवर्नमेंट की परमिशंस लेने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे कि कुछ टोबैको इंडस्ट्री है, तो टोबैको इंडस्ट्रीज के लिए देखा ही होगा आपने कितने ज्यादा रूल रेगुलेशंस है, और इंडिया में बहुत कम ऐसे ब्रांड्स है जिनके अपने टोबैको होंगे। ज्यादातर आईटीसी वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैब कर रखा है आईटीसी ने मार्केट टोबैको का। तो लाइक व्हाट इज द रूल रेगुलेशंस रिगार्डिंग टू द प्रोजेक्ट, यानी मेरे प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट का कौन सा पॉलिसी जो है एक हिंड्रेंस बन सकता है, यानी रुकावट बन सकता है, प्रोसीजर कितना लॉन्ग है,
गवर्नमेंट बीच में आके कब इंटरवेन कर सकती है मेरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत है, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, तो ऐसे काम को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, और आपका इस काम में गवर्नमेंट कभी भी इंटरवेन कर सकती है। चाहे वो अल्कोहल की शॉप्स हो, ये सब में देखा होगा आपने कितना ज्यादा इंटरवेन करती है गवर्नमेंट। तो लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट रिस्क के हिसाब से कितना सूटेबल है, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन शुड नॉट वायोलेट द गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। पहला चीज तो गवर्नमेंट कितना, गवर्नमेंट के साथ रिस्क कितना, और सेकेंड चीज कि बेसिकली गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को वो तोड़ता ना हो, यानी कि वो ब्रेक ना करे आपके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्लियर है। नेक्स्ट है रिस्क, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क कितना है। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल के लिए सैनिटाइजर, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। क्रैकर्स हो गए इंडस्ट्रीज आपके, क्रैकर्स के यानी पटाखे की इंडस्ट्री, ये सब में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये सारे एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव चीज होती है, थर्मल पावर्स हो गया, बैटरी के, ये सब चीज क्या होता है, रिस्की वेंचर हो सकते हैं। क्लियर, इनको बहुत सावधानी से रखना होता है, बहुत सावधानी से बेसिकली प्रोडक्ट्स को हैंडल करना होता है। तो बेसिकली जो रिस्क है, ये तो मैंने सिर्फ टर्म में बताया। रिस्क जो होते हैं वो तो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, आप चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा उसके साथ रिस्क अटैच रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो, चाहे वो एक्सीडेंटल टर्म में हो, चाहे वो नेचुरल टर्म में हो। कहीं ना कहीं रिस्क जो है आपके प्रोजेक्ट के साथ अटैच रहेगा, और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता 100%, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके मार्केट, जैसे टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो गया जिसको हम कहते हैं ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वही टेक्नोलॉजी आपने जैसे अभी स्टार्ट किया कोई बिजनेस और एकदम से कोई नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया, तो आपकी टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल गया, आपके प्रोडक्ट का सेल मार्केट में एकदम खत्म। दूसरा है इकोनॉमिक साइकिल, यानी कभी भी इन्फ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ जाना, ठीक है। आपने एकदम महंगाई बढ़ गया, आपके रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, आप मार्केट में प्रोडक्ट को पहले इनिशियल रेट से ज्यादा महंगा सेल कर रहे हो, मार्केट में उसका डिमांड कम जाना, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या साइकिल ऑफ मार्केट स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक साइकिल, यानी मार्केट कितना आपका स्टेबल है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या सिचुएशन है मार्केट का, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट इन दिस टाइम, कोरोना के टाइम पे कोई बताएगा मुझे? सी शेयर मार्केट बहुत ज्यादा हद तक लगभग बहुत कम हो चुका है, क्रैश कर सारा गया था बीच डाउनफॉल में। है। हाँ, सिचुएशन वर्स बस है। एक टाटा स्टील ही है मैम की जो बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्यों। क्या? बस एक टाटा स्टील ही बचा हुआ है मैम जो बढ़ते जा रहा है डेली, बाकी सारा मार्केट तो गिर ही रहा है। टाटा भी प्रोडक्ट्स की कंपनी है, वो भी जल्दी डाउन नहीं होंगी, बिकॉज कंजप्शन लेवल किसी भी हाल में कम नहीं होगा। लग्जरियस प्रोडक्ट की मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुकी है, और एसी, फ्रिज और ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल आइटम्स, ये सब बिल्कुल ही डाउनवर्ड है, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने के बाद आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, और अभी मार्केट का बहुत सिचुएशन वर्स है। तो लाइक मार्केट स्टेबिलिटी का क्या सिचुएशन है, मार्केट आपका कितना स्टेबल है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, वही ऑब्सोलीट रिस्क का टेंशन। डोमेस्टिक कंपटीशन एज वेल एज फ्रॉम इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि 5-7 कंपनी आपस में compete कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए दो कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है, एक हिमालय है और एक आपका कोलगेट है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। तो लाइक दोनों में कंपटीशन कितना है, यानी डोमेस्टिक फर्म्स कितने हैं आपस में जो compete कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो बिजनेस और प्रोजेक्ट का आपको आइडिया आया है क्या, उसमें कितने लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं। इंपोर्ट कितने हो रहे हैं गुड्स, जो यानी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उस हिसाब से देखो तो मार्केट में कितने इंपोर्ट हो रहे हैं, दूसरे कंट्री से कितने प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। और आप इस केस में अगर आप कोई वेंचर स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या सिचुएशन होगा आपके वेंचर का। सीजन डिमांड, कुछ प्रोडक्ट का डिमांड सीजनल होता है, जैसे सबसे ज्यादा एग्जांपल है विंटर वियर, दैट इज अ सीजनल डिमांड। अगर आप कोई कपड़े या रेडीमेड क्लोथिंग और वो भी रिलेटेड विद विंटर अगर शुरू करते हो तो वो सीजनल डिमांड में आ जाएगा, क्योंकि एक सीजन में उसका डिमांड होता है, अदरवाइज उसका डिमांड नहीं होता है। कूलर, एसी, ऑल आर अंडर द सीजनल डिमांड। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी रिस्क में आ जाएगी, यानी कि आप इवेल्युएट करोगे कैसे, पहला तो आप प्रमोटर के पास क्या रिसोर्स अवेलेबल है और उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट कितना फीजिबल है, यानी वो प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो या नहीं, वो पहला रीजन। सेकेंड, आप देखोगे कि मार्केट जो ग्रो कर रहा है, ऐसे तो क्या इन्होंने फेवरेबल एंड ग्रोइंग मार्केट लिखा है, यानी कि मार्केट जो ग्रो कर रहा है और जो प्रोजेक्ट है
वो कितना ज्यादा फेवरेबल रहेगा आपके मार्केट के सिनेरियो के साथ, ठीक है। डिमांड एंड ऑल, जब भी फेवरेबल एंड ग्रोइंग मार्केट आ जाए तो समझ जाना इसमें 3-4 चीजें आ जाएंगी, कंपटीशन आ जाएगा, डिमांड आ जाएगा, ट्रेंड ऑफ प्रोडक्ट कंजप्शन आ जाएगा, ये सारी चीजें फेवरेबल एंड ग्रोइंग मार्केट। गवर्नमेंट की रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सब चीजों जो है, कोई प्रोसीजर कितना लॉन्ग है, गवर्नमेंट की प्रोसीजर कितने लॉन्ग है अपने वेंचर को स्टार्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को तोड़ तो नहीं रहा है आपकी कंपनी या प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करने वाले हो, रिस्क कितना ज्यादा है, रिस्क रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी की कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, डिमांड के हिसाब से सीजनल डिमांड, मार्केट स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक साइकिल्स वगैरह, डोमेस्टिक कंपटीशन भी देखेंगे और इंपोर्ट कितना हो रहा है, यानी कंपटीशन हमारा फॉरेन मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों से है काइंड ऑफ, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे रॉ मटेरियल, यानी कि एक रॉ मटेरियल यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो जिसको बनाने का जो बेस ही होता है रॉ मटेरियल, उसके बिना आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। तो रॉ मटेरियल जो आप चाहते हो उसका कितना कॉन्टिन्यूअसली वो आप तक पहुंचेगा कि नहीं, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रॉ मटेरियल जरूरी है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो हाफ सक्सेसफुल तभी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने कोई गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया और आप एक गारमेंट्स के बिजनेस, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, कि गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आया कि बेसिकली आपको कॉटन ही नहीं मिल रहा है, लाइक मतलब वो जो बने बनाए जो बोल सकते हैं ना कॉटन और थान के कपड़े, मान लो थान के कपड़े नहीं मिल रहे हैं आपको जिससे आप फाइनली रेडीमेड क्लोथ बनाना चाहते हो। ऐसे केस में आप क्लोथ बनाओगे किस पे, किस बेसिस पे बनाओगे? बैग्स बनाना चाहते हो, लेदर अवेलेबल नहीं है, बैग्स बनाना चाहते हो, फिर आपका क्या बोलते हैं एक और वर्ड होता है लेदर के अलावा, रैक्सीन, आई गेस रैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस हाउ यू विल मेक द फाइनल प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल अगर आपके पास इजिली अवेलेबल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और एक कंटिन्यूअसली अवेलेबल है और अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, तो आपका हाफ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तभी बन जाएगा। क्लियर है? तो एक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो इन सब तरीकों से हम बेसिकली इवैल्यूएट करेंगे, किसको इवैल्यूएट करेंगे? आपके अपॉर्चुनिटी को। क्लियर है? एंड फाइनली जो अपॉर्चुनिटी सूटेबल लगेगा उसको हम सीज कर लेंगे। तो ये था आपको अपॉर्चुनिटी, और एक यहाँ पर मॉडल गिवन है, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो इस मॉडल को अच्छे से याद सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यानी रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से पहचानोगे? मान लीजिए आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आपके लिए कौन सुटेबल है, कैसे है, वो तो चलो इवैल्यूएट कर लिया, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हाउ दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो पहचानने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू अंडरस्टैंड दिस? पहला है कि आपके पास पहले आपका एजुकेशन लेवल क्या है, यानी आप कितना पढ़े लिखे हो, यानी आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि ऐसे तो ये 100% श्योरिटी नहीं होता कि अगर कोई पर्सन IIT IIM से तो वही सक्सेसफुल बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे, बट कहीं ना कहीं उनके पास एक्सप्लोर करने की क्षमता और अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने की क्षमता ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द गुड, वो अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं, एक अच्छे बोल सकते हैं ना, रिलेशन क्या है, आपने कौन सी कंपनी में जॉब किया है, कहाँ पर जॉब किया है, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो होता है वो हर तरीके का होता है, कुछ लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस यानी अपने लाइफ में उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, वर्क एक्सपीरियंस यानी ऑफिस में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कि उसने अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, रिलेटेड विद योर फ्रेंड्स हो गया, अपने लाइफ में उसने और भी कहीं वो गया हो, स्कूल में उसका एक्सपीरियंस, कॉलेज में उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, वो सारी एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फिर ये एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और मार्केट में मतलब प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केट और कस्टमर प्रॉब्लम, यानी पहले से ही मार्केट के बारे में उसको कितना, प्रायर का मतलब पहले, यानी कि नॉलेज उसको मार्केट के बारे में कितना है पर्सन को, और कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में उसे कितना ज्यादा पता है, और इन दोनों के साथ एंटरप्रेन्योर कितना अलर्ट है, ठीक है, और अलर्टनेस और बेसिकली उसका नेटवर्क क्या है, और ये फाइनली एक आउटकम देगा किस चीज का, कि भाई आप एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप लोग के लिए क्या क्या फैक्टर्स है रिकॉग्निशन के लिए, किस किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कस्टमर बेसिकली पूरा ओवरऑल अपॉर्चुनिटी को।
तो आपका एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंसेस आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, क्लियर है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन दोनों मिल करके फाइनली रेडी करता है कि आपको पहले से नॉलेज, और फाइनली मतलब अपनी क्या नॉलेज, आपका क्या परसेप्शन। यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केट, कस्टमर प्रॉब्लम, एज वेल एज एंटरप्रेन्योर परसेप्शन। एंटरप्रेन्योर का परसेप्शन भी बहुत मैटर करता है कोई भी अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करने में। और एक नेक्स्ट पॉइंट है एक एंटरप्रेन्योर अलर्टनेस। अलर्ट मतलब वो कितना कंसर्न है, उसका कंसंट्रेशन कितना हाई है। तो ये सारे रीजंस और एक ओवरऑल नेटवर्क जो है वो सारा क्या करेगा, आपको एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करेगा।